बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह पूरे देश में एक स्लोगन आम जनता जिसे उपयोग में लेती है, लेकिन क्या सही में बेटी को पढ़ाया जाता है? क्या सही में बेटी को बेटों की तरह आम जगह पर घूमने दिया जाता है? क्या सही में एक बेटी अकेले घर से बाहर निकल सकती है? यह ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब बेटी अकेले घर से बाहर निकलती है तो कुछ समाज में रह रहे दरिंदों के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नज़र डालते हैं ऐसे ही एक मामले की ओर। आपको बता दूं, यूपी के हाथरस में पिछले कुछ दिनों पहले एक 19 साल की युवती के साथ 4 लोगों ने मिलकर के दुष्कर्म किया। जी हाँ, एक 19 साल की मासूम के साथ 4 लोगों ने मिलकर के दुष्कर्म किया है। लेकिन उन दरिंदों का हौसला इतना बुलंद था कि वह वहां तक नहीं रुके। जी हाँ, वह वहां भी नहीं रुके और उन्होंने युवती के चिल्लाने पर उसकी जवान काट दी। जी हाँ, युवती की जवान कटने के कारण और दुष्कर्म होने से काफ़ी समय तक अस्पताल में होने के बाद में उसको मौत हासिल हुई है। जी हाँ, युवती की मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दूं कि मामला यहाँ पर नहीं थमा, मामला इसके बाद भी तूल पकड़ता हुआ नजर आया है, जहां पर पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के आधी रात को युवती का अंतिम संस्कार करवा दिया। जी हाँ, क्या ऐसा करना सही था कि आधी रात को युवती का अंतिम संस्कार करवा दिया गया? क्या हमारा देश ऐसा करने में सक्षम है? क्या हमारे देश में इस चीज के लिए कोई कानून नहीं है? आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता आखिरकार जिंदगी की जंग हार ही गई। 4 हैवानों ने 19 साल की महिला से गैंगरेप कर उसकी जीभ भी काट दी। इसके बाद गंभीर रूप से घायल पीड़िता को पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। बाद में उनकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। हाथरस में गैंगरेप की यह घटना तकरीबन 15 से 16 दिन पुरानी बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दूं, सूत्रों ने बताया कि गैंगरेप पीड़िता ने मंगलवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इससे पहले आरोपियों ने महिला की गला घोंटकर हत्या करने की भी कोशिश की थी। इस दौरान पीड़िता ने खुद को बचाने की जी तोड़ कोशिश की। इस पर आरोपियों ने उनकी जीभ तक काट दी। इस घटना में वह बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। साथ ही आपको बता दूं, उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलीगढ़ से दिल्ली लाया गया था। एम्स में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर गैंगरेप पीड़िता को बचा नहीं सके। साथ ही गैंगरेप की शिकार पीड़िता की मौत के बाद अब उनके अंतिम संस्कार को लेकर के पुलिस व जिला प्रशासन आरोपों के घेरे में घुट गया है। आरोप है कि पुलिस ने शव परिजनों को नहीं सौंपा और अंतिम संस्कार कराने का दबाव भी डाला है, जबकि परिजन कुछ वक्त के लिए पीड़िता के शव को घर में रखकर आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहते थे। साथ ही उन्होंने रात में अंतिम संस्कार न करने की भी बात कही थी, लेकिन पुलिस व जिला प्रशासन ने फोर्स के बल पर आधी रात के बाद बिना रीति रिवाज के मृतका का अंतिम संस्कार कर ही दिया। बाकी नहीं। अच्छा फोन करके। अच्छा, हाँ। तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? तो मैं समझ गई। हाँ। मिले हुए हैं। अच्छा, हाँ। ये दोनों मिले हुए हैं। हाँ। तो उस समय तो बच गए आप। फिर तो उस दिन हुआ। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? हाँ। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देखते ही। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। हाँ। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। हाँ। उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुँह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। पाली जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि करंट लगने से एक साथ बुझे हैं 3 घरों के चिराग। जी हाँ, करंट लगने से एक साथ 3 घरों के चिराग बुझते हुए नजर आए हैं। घर के बाड़े में खेल रहे थे
3 मासूमों की करंट से मौत हो गई। साथ ही ग्रामवासियों ने तीनों मासूमों को देवगढ़ अस्पताल लेकर के गए। डॉक्टरों ने सगे भाई, जी हाँ, डॉक्टरों ने तीनों सगे भाई बहन को किया है मृत घोषित। आपको बता दूं कि दिल दहलाने वाली घटना से पूरे मारवाड़ में शोक की लहर दौड़ उठी है। साथ ही मारवाड़ जंक्शन के सिरियारी थाना के चोकड़िया ग्राम धवड़ी की यह घटना बताई जा रही है। घर के पास बाड़े में शॉर्ट सर्किट से करंट फैल गया। खेल रहे मासूम आए हैं इस करंट की चपेट में। मारवाड़ विधायक खुशवीर सिंह भी मौके पर पहुंच चुके थे। साथ ही सिरियारी थानाधिकारी सुरेश सारण मौके पर उपलब्ध रहे। तीनों मासूमों के शव रखवाए देवगढ़ अस्पताल पर और आज शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आइए एक नजर डालते हैं स्कूल फीस की ओर। आपको बता दूं, राजधानी जयपुर में अभिभावक नो स्कूल नो फीस को लेकर के पिछले काफ़ी समय से मशक्कत कर रहे थे। इसके ऊपर कोर्ट का फैसला आया था कि ट्यूशन फीस का 70% उन्हें अभी जमा कराना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि माहेश्वरी स्कूल द्वारा संचालित स्कूल की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने आवाज़ उठाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में फीस वसूली यह गलत बात है। राजधानी जयपुर में 29 सितंबर 2020 को माहेश्वरी समाज द्वारा संचालित स्कूलों के अभिभावकों ने ECMS द्वारा हाई कोर्ट की अवहेलना और अभिभावकों पर संपूर्ण 70% जमा करवाने के संदर्भ में जो आज गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री राजस्थान से मुलाकात करके प्रार्थना करी कि एक समाज वर्ग की स्कूलों की तरफ से अभिभावकों के साथ न्याय संगत कार्यवाही नहीं हो रही है। एक तरफ ECMS द्वारा अपने समाज के विद्यार्थियों को संपूर्ण फीस का 50% वापस कर दिया जाता है, वहीं आज कोरोना काल में जब स्कूल भी संचालित नहीं हो रहे तो संपूर्ण फीस का 70% मांगना कहां तक न्याय संगत है। जब माननीय हाईकोर्ट द्वारा आगामी आदेशों तक स्कूलों के आदेश दिया गया है कि ट्यूशन फीस का 70% वो 3 किस्तों में वसूल सकते हैं, तो उसकी आड़ में संपूर्ण फीस का 70% वसूलना, अभिभावकों को CBSE में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने का डर दिखाना, ऑनलाइन क्लासेस बंद करने की बात करके फीस वसूल करना क्या न्याय संगत है? इस पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कथन है कि अभी तक सरकारी आदेशानुसार स्कूलों का 2020-21 का नया सत्र प्रारंभ नहीं किया गया। ऐसे में स्कूलों द्वारा फीस की वसूली तर्कसंगत नहीं है। यदि स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों के प्रति फीस को लेकर के कोई भी दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही की जाती है तो वो स्वीकार्य नहीं होगी। और अभी इसी संदर्भ में हाई कोर्ट की डबल बेंच में प्रकरण अवलोकनार्थ है, जिसमें राज्य सरकार भी पार्टी है। इसलिए अभिभावकों को कोर्ट के आदेश तक इंतजार करना होगा। सरकार सदैव विद्यार्थियों के हित में है, क्योंकि आने वाले समय में ये विद्यार्थी ही राज्य और देश के विकास में भागीदार होंगे। सरकार कभी भी विद्यार्थियों का अहित नहीं होने देगी। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं, दौसा जिले के सिकंदरा में कोरोना महामारी के चलते हुए नो मास्क नो एंट्री की पालना नहीं की जा रही। साथ ही कुछ लोग बिना मास्क के घूमते हुए भी नजर आ रहे हैं और अस्पताल के अंदर भी कुछ लोग बिना मास्क के प्रशासनिक अधिकारी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के सिकंदरा के अंदर सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, पर दौसा के सिकंदरा में राजकीय अस्पताल में नो मास्क नो एंट्री की ही नहीं हो रही है पालना। बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं। साथ ही अस्पताल परिसर में ऐसे में कैसे निपटा जाएगा कोरोना महामारी से। साथ ही गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व अस्पताल में कार्यरत ANM भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद भी लोगों की सेहत पर कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा। लोगों का इस कदर डर निकल चुका है कि अस्पताल स्टाफ द्वारा बार बार समझाने के बाद भी लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि परिसर में जगह जगह नो मास्क नो एंट्री के निर्देश चिपका रखे हैं। पाली जिले से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दूं कि पाली सांसद PP चौधरी फिर विदेशी मामले संबंधित समिति अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जी हां, पाली सांसद PP चौधरी फिर विदेशी मामलों संबंधित समिति अध्यक्ष नियुक्त किए गए। साथ ही मोदी सरकार में दूसरी बार हुई है विदेशी मामलों में अध्यक्ष की नियुक्ति। आपको बता दूं कि विदेशी मामलों में अध्यक्ष की नियुक्ति है दूसरी बार की गई है।
उन्हें दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने पर जिले भर में हर्ष देखने को मिल रहा है। साथ ही लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं पीपी चौधरी। आपको बता दूं कि विदेशी मामले संबंधित के कुल सदस्यों की संख्या 31 है। साथ ही विदेशी मंत्रालय और केंद्रीय कमेटी ने की है नियुक्ति। जी हाँ, विदेशी मंत्रालय और केंद्रीय कमेटी ने नियुक्ति की है और पूर्व में मोदी सरकार के कार्यकाल में रहे थे अध्यक्ष। जी आपको बता दें कि पूर्व में मोदी सरकार के कार्यकाल में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी के विदेश नीति के प्रमुख सलाहकार समझे जाते हैं पाली सांसद। आइए एक नजर डालते हैं बारां जिले की ओर। आपको बता दूं कि बारां जिले के अंदर पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। बारां जिले में पीड़िता आशा पुत्री महेंद्र साठिया निवासी कैथून जिला कोटा ने डीजीपी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में आशा ने बताया कि वह घोड़ा चौराहा कोटा निवासी है। जरीना को घोड़ा बाबा चौराहा पर जरीना के मामा जफर के यहाँ छोड़ रखा है। एक मुकदमा थाना गुमनामपुरा में भी दर्ज किया गया है। एएसआई बाबूलाल द्वारा प्रकरण की जांच की, जिसमें प्रार्थी आशा को जरीना होना नहीं पाया गया। प्रार्थिया को वापस ससुराल बारां छोड़ दिया गया। कैथून पुलिस को प्रार्थियों ने संबंध में पूर्ण जानकारी दे दी, लेकिन इसके बाद भी प्रार्थियों को परेशान किया जा रहा है। प्रार्थिया बालिग है, ने जाति के रस्म रिवाज अनुसार स्वेच्छा से गोलू पुत्र राजू साठिया निवासी बारां से शादी की थी। फरियादी प्रार्थिया के रिश्ते में मामा लगते हैं। कैथून पुलिस फरियादी टाइगर से मिलकर प्रार्थिया को परेशान कर रही है। टाइगर व अन्य व्यक्तियों ने प्रार्थियों के काफ़ी ससुर रमेश की श्रेयास टापरी जलाई, जिसका मुकदमा कोतवाली में दर्ज है। मुकदमे में भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। मुकदमे में भी पीड़िता ने बताया कि 29 सितंबर को फरियादी टाइगर बारां आया, जहां टाइगर को पकड़कर कोतवाली ले गए, तो वहां पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और बिना कागजात की गाड़ी होने पर भी गाड़ी को पुलिस ने जब्त नहीं किया। पीड़िता ने बताया कि प्रेमी बाई, बिच्छू बाई, काली बाई, पुत्रियालाल साठिया निवासी घोड़ा बाबा चौराहा कोटा ने धमकी दी है कि 5 लाख रुपए हमें दें, अन्यथा जान से ही मार देंगे और झूठे मुकदमे दर्ज कर परेशान करेंगे। पीड़िता ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। मैं आशा हूँ, महेंद्र की लड़की, जरीना मेरा मामू की लड़की है, टाइगर की। झूठ मार का केस लगाना चाहता है पुलिस, मुझे बहुत सता रही है कैथून की। कौन ले जाना चाहता है आप? पुलिस वो टावन साहब जबरदस्ती में गुमानपुरा थाना में भी बयान देकर आई हूँ, जबरदस्ती मेरा को केस लगा रहा। मेरी बहन है जरीना, मारा मामू की लड़की टाइगर की। मैं हूँ महेंद्र की लड़की, कन्या की लड़की। अच्छा, वो आपको जरीना समझ रहे हैं? जबरदस्ती जरीना लगा रहा है केस मेरे ऊपर। आपका नाम आशा है? आशा है मेरा नाम, मेरी बहन का नाम है जरीना, मेरा मामू की लड़की का। अब मेरा मामू मेरी बहुत जबरदस्ती केस लगाना चाहता है। जरीना पति का क्या नाम है? गोलू। इस खबर में सकता ही देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। राजधानी जयपुर में जेडीए से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि कनिष्ठ लेखाकार मोहन बड़ाया निलंबित हो गए हैं। जी हाँ, कनिष्ठ लेखाकार मोहन बड़ाया निलंबित हो गए। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित किया गया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें निलंबित किया गया। आपको बता दूं कि जेडीसी गौरव गोयल ने जारी किए हैं आदेश। साथ ही कोर्ट के फैसले में भ्रष्टाचार का पाया गया है दोषी। जी हाँ, भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। साथ ही निलंबन के बाद जेडीएस सेवाओं से किया जाएगा मुक्त। अजमेर के ब्यावर में कोरोना फिर हुआ बेकाबू। आज सुबह आई कोरोना रिपोर्ट में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। एक साथ 25 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। शहर के विभिन्न क्षेत्र के 17 पुरुष और 8 महिलाओं की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। विद्याधर नगर इलाके के सेक्टर 8 में आज तड़के की घटना। 3 दमकलों ने पाया आग पर काबू। घटना में नहीं हुआ कोई भी हताहत। शॉर्ट सर्किट से लगी थी दुकान में आग। वहीं राजधानी जयपुर के अंदर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पितृशोक। श्री कृष्णा बिरला से मिले ओम बिरला और सामाजिक संकृता के गुण। वहीं राजधानी जयपुर में डीजी क्राइम एमएल लाठर लौटे हैं जयपुर। डूंगरपुर में शांति बहाल होने के बाद लौटे जयपुर। शांति बहाली कराने में रहा लाठर का अहम योगदान। राजधानी जयपुर में कलेक्ट्रेट में कायम लैट लतीफ की वर्षों पुरानी परंपरा। आधे से अधिक अधिकारी और कर्मचारी आते हैं बहुत लेट। समय से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या हुई बहुत कम।